हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है। रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें बताता है कि एटम्स की पोजीशन क्या है, और जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनी हमारी, तो एटम्स की पोजीशन किस तरह से चेंज की, कि किस तरह से चेंज हुई हमारी। तो हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम रिएक्शन का मैकेनिज्म पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट किस तरह की बन रही है, इससे हम रिएक्शन का मैकेनिज्म पता कर सकते हैं। या दूसरा हमारा कि जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं हमारे रिएक्शन के ड्यूरेशन में, उनकी स्टडी से हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है ने किस मैकेनिज्म को फॉलो किया। या एक मेथड है आइसोटॉपिक लेबलिंग, इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या मैकेनिज्म हमारा फॉलो हुआ रिएक्शन में, या फिर स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस। अब जो हमारा फर्स्ट मेथड है प्रोडक्ट एनालिसिस, इसमें क्या है, हम प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट किस तरह की बन रही है, तो कि हमारी प्रोडक्ट कितनी बन रही है, किस रेशियो में बन रही है, इससे हम रिएक्शन का मैकेनिज्म हम पता करते हैं। जैसे कि हमने एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमने लिया, ये हमारा एक जो है हमारे दो रिएक्टेंट हैं, तो इनका जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराया तो दोनों के हाइड्रोलाइसिस से जो हमें प्रोडक्ट मिले उनकी रेशियो सेम है। इट मीन यदि हमने इस वाले आइसोमर का हाइड्रोलाइसिस कराया तब भी हमें जो है 85% हमें जो है टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है, और जो है 15% जो है प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। दूसरी तरफ यदि हमने इस वाले रिएक्टेंट का हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, इससे भी हमें सेम वही 15% प्राइमरी अल्कोहल मिला और 85% हमें टर्शरी अल्कोहल मिला। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो रिएक्शन है उसने हमारे एक कॉमन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड अप हुआ। अब इस यदि हमने इसने इस वाले मैकेनिज्म को फॉलो किया तो पहले हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, उससे उसने फिर रीअरेंज करके अपने आप को टर्शरी में कन्वर्ट किया, और फिर हमें चूंकि हमें दो प्रोडक्ट मिल गई, तो चूंकि इसमें हमारा जो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है ये हमारा मोस्ट स्टेबल होता है, तो इस वजह से इससे हमें मेजर प्रोडक्ट मिली। अब ये हम रिएक्टेंट कोई सा भी ले लें, इसमें Cl हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, इसमें हमारा थर्ड पोजीशन पे है, तो ये हमारा 1 क्लोरो वाला आइसोमर हो गया, ये हमारा 3 क्लोरो वाला आइसोमर हो गया। लेकिन दोनों के हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट की रेशियो सेम मिली। क्यों मिली? चूंकि दोनों, इसने हमारा पहले प्राइमरी हमारा कार्बोकेटाइन बनाया, प्राइमरी से टर्शरी में बन गया। क्यों? चूंकि टर्शरी की हमारी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होती है प्राइमरी के कंपैरिजन में, तो ये रीअरेंज करके टर्शरी बना। तो कुछ परसेंट प्रोडक्ट तो इससे बन गई, लेकिन ज़्यादा परसेंट इससे बनी चूंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इसी तरह से इस वाले में भी दो तरह की हमारी प्रोडक्ट बनी, एक वो जो हमारी जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनी, एक लेस स्टेबल के थ्रू बनी। तो लेकिन दोनों ने मैकेनिज्म एक ही फॉलो किया। तो प्रोडक्ट हमारी किस रेशियो में बनी, इससे हमने क्या किया, रिएक्शन का मैकेनिज्म पता किया। अब ये हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रो परोक्साइड हमने आइडेंटिफिकेशन किया। अब जो ROH जो है, हमें एक मेजर प्रोडक्ट मिली किसमें, जब हमने हाइड्रोकार्बन्स का ऑटो ऑक्सीडेशन कराया, तो इसमें हमें ये ROH एक मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिली। इससे हमें क्या पता चला कि रिएक्शन ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया। इसी तरह से ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने मीथेन का जो है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराया लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें कुछ अमाउंट इथेन का भी मिला मिथाइल क्लोराइड के साथ साथ। तो इससे हमें क्या पता चला कि रिएक्शन ने जो है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया, आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया। इसी तरह से ये हमारा सेकंड वाला एग्जाम्पल है, इसमें जो है हमें हेक्साफ्लोरोइथेन भी एक प्रोडक्ट के फॉर्म में मिली जब हमने फ्लोरीन का रिएक्शन कराया मीथेन के साथ। तो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि इन दोनों ने ही हमारा क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया, आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया। तो प्रोडक्ट से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिएक्शन ने किस मैकेनिज्म को फॉलो किया। इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हमारी जो है हमने इस एल्कीन का इथीन का हमने रिएक्शन कराया Br2 से, तो हमें क्या मिलना चाहिए था, आपका Br जो है एक यहाँ जुड़ जाएगा एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमें केवल यही एक प्रोडक्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली हमें ऐसा मिला नहीं। हमें दो प्रोडक्ट मिली, इसमें एक 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन और दूसरी 1 2 डाइब्रोमो इथेन। तो ये हमें दूसरी प्रोडक्ट क्यों मिली, इससे हम कैसे मिली,
क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक्वस NaCl के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इस वजह से हमें एक दूसरी प्रोडक्ट भी मिली। तो इससे हमें क्या पता चला कि रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा, रिएक्शन हमें हमारा 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में ये हमारा एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, इससे इसके ऊपर फिर हमारा जो है सेकंड वाले रिएजेंट ने अटैक किया और हमारी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई। तो ये हमारा, इससे ये पता चला हमें, हमने ये कंक्लूड किया कि रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में नहीं हुआ। तो प्रोडक्ट की एनालिसिस से हमें पता चला कि उसने किस मैकेनिज्म को फॉलो किया। अब दूसरा मेथड है हमारा कि हम हमारे जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, हम उनके उनके उनकी स्टडी से हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन ने किस मैकेनिज्म को फॉलो किया। अब इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं। एक तो स्टेबल है, जिन्हें हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, या हमारे जो अनस्टेबल है। अब जो अनस्टेबल है हम उन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम दूसरा मेथड लेंगे कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें उनकी, या हम उन इंटरमीडिएट्स को हम ट्रैप कर लें। अब यदि वो हमारे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं वो स्टेबल है, तो उस केस में हम उनका आइसोलेशन कर लेते हैं। जैसे ये एक हमारा एग्जाम्पल है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। इसमें एमाइड का रिएक्शन होता है Br2 के साथ एक अल्काली की प्रेजेंस में, और एमीन्स बनती है। अब इस रिएक्शन में हमारे 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ब्रोमोएमाइड, नाइट्रीन और आइसोसाइनेट। जब हमने जो है इंटरमीडिएट आइसोलेट किए तो हमें 3 इंटरमीडिएट मिले। इससे क्या कंक्लूड होता है कि जब हमारा एमाइड एमीन में कन्वर्ट हुआ, तो ये इसमें इस ड्यूरेशन रिएक्शन में हमारे 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट हुए में बने। पहला ब्रोमोएमाइड, इसने रीअरेंज करके नाइट्रीन बना लिया, नाइट्रीन ने फिर रीअरेंज करके आइसोसाइनेट बना लिया। तो 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने का वो इंडिकेशन क्या है कि रिएक्शन ने इस मैकेनिज्म को फॉलो किया। तो इसके इन 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट से हमें क्या पता चला कि रिएक्शन ने किस मैकेनिज्म को फॉलो किया प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। अब यदि ये हमारे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, यदि ये हमारे अनस्टेबल होते हैं, तो उस केस में हम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से या इंटरमीडिएट को ट्रैप करके पता करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में क्या है, हम जो है जो आपका उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी IR एनालिसिस करें, NMR करें, या हम कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हम उसमें ले। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल लिया हमने, बेंजीन का नाइट्रेशन कराया। तो इसमें जो है हमने जो NO2 का हमने जब रमन स्पेक्ट्रा लिया, तो हमें NO2 का हमने रमन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन किया, तो हमें क्या पता चला इससे कि जो हमारा रिएक्शन है वो नाइट्रोनियम आयन के थ्रू प्रोसीड अप हो रहा है। आपका पहले जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलके क्या बनाएगा, आपका नाइट्रोनियम आयन, और यही एक्चुअल अटैकिंग रिएजेंट है इसमें। तो हमने इसके रमन स्पेक्ट्रा से हमें ये पता चला कि अब हम इसे नाइट्रोनियम आयन को आइसोलेट तो कर नहीं सकते। अब हमने इसका क्या किया, रमन स्पेक्ट्रा लिया, तो इससे हमें पता चला कि जो रिएक्शन प्रोसीड अप हो रहा है वो हमारा नाइट्रोनियम आयन के थ्रू हो रहा है। तो इसमें हम जो है हमने पता किया कैसे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। अब दूसरा मेथड है कि हम इंटरमीडिएट को ट्रैप कर लें। अब उसमें हम किसी ट्रैपिंग एजेंट की हेल्प से हम इंटरमीडिएट को ट्रैप करके और आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने कार्बिन को ट्रैप किया, किसकी हेल्प से, एल्कीन की हेल्प से, तो हमने ये इंटरमीडिएट आइसोलेट कर लिया। इसी तरह से हमने इसमें नाइट्रीन को बेंजीन से ट्रैप किया, और ये हमारा हमने इंटरमीडिएट अपना आइसोलेट कर लिया। इसी तरह से हमने इस वाले में कार्बोकैटायंस को हमने ट्रैप किया, किससे, न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से। तो हमने जब इसका न्यूक्लियोफाइल से हमने अटैक कराया, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गई। तो हमने अपने इस कार्बोकैटायन को हमने ट्रैप किया, किसकी हेल्प से, न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस से। इसी तरह से इसमें हमने जो है बेंजाइन को ट्रैप किया, किसकी, एंथ्रासीन की हेल्प से। तो हम यह तरीका ये है कि हम इंटरमीडिएट्स को किसी ट्रैपिंग एजेंट की हेल्प से ट्रैप कर लें, और तब हम उसका आपका आइडेंटिफिकेशन हमने उसका किया इंटरमीडिएट का हमारा। अब तीसरा मेथड है आइसोटोपिक लेबलिंग। आइसोटोपिक लेबलिंग मेथड क्या है, इसमें हम किसी एक एटम को लेबल्ड कर देते हैं किसी हैवियर आइसोटोप से। तो जब ये रिएक्शन आइसोटोपिक एटम से जब रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब जब हमने उसे लेबल्ड कर दिया, तो रिएक्शन के जब दोनों रेट्स को हम कंपेयर करेंगे, एक हमारा जो है विदाउट लेबलिंग, और एक हमारा जिसे हमने लेबल्ड कर दिया। अब जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, इसमें ईस्टर की हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हमें जो है मिक्सचर मिला किस प्रोडक्ट का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का। अब ये हमारे दो प्रोडक्ट कैसे बने,
तो इट मीन इसमें ईस्टर में या तो हमारा एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड का फ्यूजन हुआ या एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड का फ्यूजन हुआ। अब ये पता करने के लिए हमने क्या है, जब इसकी मेस्ट्रो से हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमने ऑक्सीजन को लेबल्ड कर दिया, O18 का हमने एक आइसोटोप लिया। अब जब हमें प्रोडक्ट मिली तो ये लेबल्ड ऑक्सीजन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो बॉन्ड टूटा है वो कौन सा बॉन्ड टूटा है, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा है, अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटा। तो हमें क्या है, लेबलिंग के मेथड से हमने क्या पता कर लिया, रिएक्शन के मैकेनिज्म का, कि हमारे रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है और कौन सा बॉन्ड नहीं टूट रहा। तो ये था हमारा आइसोटोपिक लेबलिंग का मेथड। जो हमारा लास्ट मेथड है ये है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। इसमें क्या है कि हमारी प्रोडक्ट किस तरह की बन रही है, इससे हम जो है प्रोडक्ट की मीन्स स्टीरियोकेमिस्ट्री से, स्पेशली प्रोडक्ट की, कि हमारी उसकी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। जैसे कि हमारे एक एग्जांपल है ये ब्रोमोमीथेन का, जब हम एक्वस OH KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं मिथेनॉल हमें मिलता है। तो मिथेनॉल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यदि हमारी जो SN1 है तो इसकी हमारी क्या हो जाएगी, SN2 हो जाएगी। बिल्कुल इन्वर्टेड हमें उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो मिली। तो इट मीन इससे क्या पता चला कि रिएक्शन ने जो है हमारे क्या है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें हमारा ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है और न्यूक्लियोफाइल इसमें बैक साइड से अटैक करता है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करेगा तभी हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगी। तो हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिली तभी हमारी उसकी स्पिन उससे बिल्कुल रिवर्स है। तो इससे हमें क्या पता चला कि रिएक्शन ने SN2 को मैकेनिज्म को फॉलो किया, कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो किया। तो ये हमें किससे पता चला, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री से हमें पता चला कि उसने किस मैकेनिज्म को फॉलो किया है। अब ये हमारे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड अप होता है, जिसमें ये बीच की ट्रांजिशन स्टेट है जहाँ पहले वाला बॉन्ड टूटने वाला है और दूसरे वाला बॉन्ड जुड़ने लग रहा है। ये बीच की एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनती है। अब इन्वर्टेड प्रोडक्ट से हमें पता चला कि रिएक्शन ने SN2 को मैकेनिज्म को फॉलो किया। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से रिएक्शन का मैकेनिज्म पता करते हैं कि आपकी हमारी प्रोडक्ट किस तरह की बन रही है, कितनी रेशियो में बन रही है, क्या उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, या हम इंटरमीडिएट की स्टडी करके भी हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, या हम आइसोटॉपिक लेबलिंग के मेथड से भी हम पता कर सकते हैं। ये थे हमारे कुछ मेथड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के। थैंक यू।